So we were revising already the chapter of morphology, and now the morphology chapter we are continuing it. Yesterday we completed the estivation, है ना? क्विनकंशियल कर ली थी और उसके बाद एक रह गया था, that is a vexillary estivation. So vexillary estivation, that is the chapter is morphology we are doing and estivation. ठीक है? So this is vexillary estivation, that is the fifth estivation. This is not usually seen in the case of the calyx. ठीक है? This is the estivation noticed in the wall of the corolla only. ठीक है? ये calyx की estivation नहीं है, ये सिर्फ corolla की है vexillary. और इसके अंदर क्या होता है कि जो corolla यानी petals हैं, especially in the pea family, pea flower जैसे आपने देखा, तो pea flower में इसके petals जो हैं वो इस तरह से arrange होते हैं. This is the one petal, right? Then there are two petals that are free and overlapped. The other two petals that are fused like this. ठीक है? तो इस तरह से इनको फ्यूज करके शो कर दिया जाए. So this is vexillary estivation. ठीक है बेटा? जब भी डायग्राम्स बनते हैं आप लोग को, तो चलो आप लकी हो कि आपको टर्म 1 में डायग्राम्स बनाने को है ही नहीं है. ठीक है? बट यू शुड हैव द प्रैक्टिस ऑफ एटलीस्ट, बिकॉज आपको अब नहीं तो बाद में थोड़ा, लेकिन आपको ये डायग्राम्स बनाने में तो आने ही है. टर्म 2 में ही आने सही है ना? तो ये आपके डायग्राम्स जो है वो आने ही हैं, है ना? तो आप लोगों का जो ये आर्ट है ऑफ ड्राइंग, this is the only one thing that which scores good marks in your bio, right? No doubt you people are not having it in theory but having in practicals. ठीक है? practicals में आपने फ्लोरल डायग्राम बनाना है. नोटबुक्स मैंने जितनी चेक करी हैं, कल पता नहीं किसकी कॉपी थी, आई डोंट रिमेम्बर. आप लोग इतना ध्यान ही नहीं रख रहे हो कि एस्टिमेशन में अगर 5 यूनिट्स हैं, अगर वो फ्लावर के 5 सेपल्स हैं, मैंने सिंपल बना रही है यहाँ पे वेलवेट, अगर 5 सेपल्स हैं फ्लावर में नजर आ रहे हैं, तो फ्लोरल डायग्राम में 5 क्यों नहीं बनाए? फ्लोरल डायग्राम में अपनी मर्जी से 4 बनाई जा रहे हो, ये 4 यूनिट्स बना दिए आपने. Have I told ever that you are going to make it like this? Because you are going to draw it for practical, that is sure, है ना? नंबर 1 आपको डायग्राम्स ऑफ दिस आते होने चाहिए. फ्लोरल डायग्राम, फ्लावर का डायग्राम, फ्लावर के पार्ट्स का डायग्राम जो आप लोगों ने सीखा है. ठीक है? पोटैटो ऑस्मोमीटर, उसका डायग्राम अगर प्रोसीजर के साथ डायग्राम बनाने आता है तो वो आता होना चाहिए. प्लस आपने नेक्स्ट वीक जो आपने प्रैक्टिकल के लिए आना है, आपके जितने स्पॉट्स हैं वो सारे आपको नेक्स्ट वीक में करवा देने, एंड योर प्रैक्टिकल विल बी वाइंडेड अप. ठीक है? प्रैक्टिकल आपका खत्म हो जाएगा उस टाइम पे, मतलब जो सिलेबस है प्रैक्टिकल का टर्म 1 का, जो प्रैक्टिकल स्पॉट्स में भी आपने करने हैं उनके भी सबके डायग्राम्स सीख के आने. पहले स्पॉटिंग में जो डायग्राम आता होता था दैट वाज फ्रॉम सेल डिवीजन, क्योंकि अब सेल डिवीजन चैप्टर ही आपका टर्म 2 का है, इसलिए इस बार आपको प्रैक्टिकल है ही नहीं है सेल डिवीजन से. ठीक है? तो इस बार क्या है, आपको स्पेसिमेंस है किंगडम प्लांटे के और किंगडम एनिमेलिया. पर एनिमेलिया हमने चैप्टर किया नहीं है. आई विल जस्ट कंफर्म अगेन कि आपको उसके स्पॉट सिखाने हैं कि नहीं, क्योंकि हमने एनिमेलिया चैप्टर ही नहीं किया अभी, वो हमने नेक्स्ट के लिए लेना है आफ्टर द एग्जाम्स, है ना? तो प्लांटे के जो एक्सपेरिमेंटल आपको वो हैं, क्या कहते हैं, स्पेसिमेंस है, उनके डायग्राम भी आते होने चाहिए. समझ गए मेरी बात? स्पॉट्स में, रिटर्न में, हर चीज में डायग्राम का अगर आपका फ्लो अच्छा नहीं होगा, डायग्राम की अगर नीटनेस अच्छी नहीं होगी, बायो में नंबर नहीं आ सकता. बायो में नंबर नहीं आ सकता. बायो is most scoring if you have the good presentability. It is most scoring if you have the good drawing hand. Then it is the most scoring subject. But if these two things are lacking in you, then you will not get the good marks in bio. ये तुम मेरे से श्योरली ले लो, क्योंकि बोर्ड में नंबर नहीं आने. बोर्ड में प्रेजेंटेशन और तुम्हारी डायग्राम्स, इन दोनों चीजों ने मैक्सिमम तुम्हें देना है. ये गलती पेपर में मत करना, नहीं तो बिग क्रॉस आई एम गोइंग टू पुट ऑन. If there in a flower there are 5 units and you are making 4, a big cross will be there on your paper. Is it clear? Right? So जब भी आपने डायग्राम्स बनाने हैं, make it very neat and clean and make it conceptual. This is nothing just drawing. ये सिर्फ ड्राइंग ही नहीं है. ठीक है? आपका यहाँ पे ड्राइंग के अलावा यहाँ पे कंसेप्ट्स भी चेक हो रहे हैं. आधी चीजें हम सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं और आपको बता देते हैं ऐसे 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 ऐसे, है ना? डायग्राम इज मेन, बाकी सब कुछ तो मैं बोल के बता रही हूँ. क्यों? क्योंकि वहां पे बोलने के लिए मेरे पास बन जाता है. जब मेरे पास पिक्चर सामने होती है तो उसके रिलेशन में मैं बोल सकती हूँ. जब आप एक अच्छा खासा डायग्राम बनाते हैं तो आपका आंसर सेल्फ एक्सप्लेन करता है कि हाँ जी ये मेरा आंसर है, आई नो द कंसेप्ट्स. समझ गए मेरी बात? ठीक है? सो प्लीज अब नहीं, पेपरों के बाद अपनी हैबिट अच्छी करना.
डायग्राम्स अच्छे से बनाने शुरू कर लो, घर पे प्रैक्टिस करो, जितने आप बना चुके हो उनको वापस प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। आपको हैंड ही तेज करना है अपना, है ना। इंटरमीडिएट इन बिटवीन, डोंट वेस्ट योर टाइम्स, राइट। ओके, सो दिस वाज द एक्सिलरी एस्टिवेशन। और ऐसी कंडीशन को जब भी हम फ्लोरल फॉर्मूला में शो करते हैं तो हम कैसे शो करेंगे? हाँ जी, इफ दिस इज द एस्टिवेशन, हाउ विल यू शो इट इन द फ्लोरल फॉर्मूला? दिस इज आई एम गिविंग यू द ऑप्शंस, you give me the answer for this. Okay, I'm giving you the options for this. हाँ जी बताओ, which is the correct answer out of this? What floral formula do it represent? Give me the correct answer here. यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। हाँ जी, ओके, हाँ जी, अदर्स प्लीज रिस्पॉन्ड क्विकली, जल्दी करो, नेक्स्ट बढ़े आगे। This is the estivation drawn, and what type of the floral formula symbols it shows? Yes, what are the floral formula symbols? No one to answer. So much time you people are taking. कल ही मैंने बताया है अपनी स्पीड बढ़ाओ। स्पीड कैसे बढ़ानी है? कंसेप्ट से, कंसेप्ट क्लैरिटी से। कल ही बोल के हटी हूँ बेटा, पहले आपके 35 क्वेश्चन है, 50 हैं, टाइम सेम है। आधा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं होना तुम्हारा, बाद में कहोगे कि मैम ये तो पेपर ही नहीं अटेम्प्ट हुआ आधा, 20 क्वेश्चन छूट गए, 10 क्वेश्चन छूट गए, बहुत बड़ी बातें हैं ये। हाँ जी, नो वन टू आंसर, एटलीस्ट ट्राई। वेरी बैड। पहली चीज, जब हमने ये बोला कि दिस इज वैक्सिलरी एस्टिवेशन सीन इन पेटल्स नॉट इन सेपल्स, ठीक है, ये पेटल्स में नजर आती है। पेटल्स क्या है? कोरोला वर्ड, तो कोरोला इज रिप्रेजेंटेड विद के और सी। पहली चीज आप देखेंगे, कोरोला इज रिप्रेजेंटेड विद सी और के, जल्दी बोलो। के, यस, के दिया, दिस इज के, दिया इज सेइंग के साथ होता है, सी के साथ होता है, केलेक्स कोरोला, केलेक्स कोरोला एंड्रोशियम गाइनोशियम, ऐसे नहीं लिखते हम, ये केलेक्स होता है, तो केलेक्स वाली ऑप्शन तो कट गई, ये केलेक्स में है ही नहीं, कोरोला में है, ठीक है। अब कोरोला में हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो पेटल्स हैं 2 फ्यूज्ड हैं, 2 फ्री हैं, 1 फ्री है, यानी अगर मैं इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट की तरफ जाती हूँ तो मेरे पास ये एक सिंगल यूनिट है 1, ये 2 यूनिट्स हैं 2, ये 2 यूनिट्स हैं जो कि फ्यूज्ड है। अब आंसर क्या हुआ? सी के बी, बी। देखो 2 फ्यूज, 2 फ्री, 1 फ्री, यहाँ 2 फ्री 2 फ्री 1 फ्यूज है, गलत हो गया ना? तो करेक्ट आंसर इज दिस। कितनी देर लगी मुझे? हार्डली 10 to 15 सेकेंड्स, है ना, साथ आपको समझाना था मैंने, है ना, पर अपने आप में फिगर आउट करना हो तो कंसेप्ट्स लगाया करो। व्हाई यू ऑलवेज गो फॉर द बिगर आंसर एग्जैक्टली पहले? व्हाई डोंट यू स्टार्ट फ्रॉम द क्रंचेस? छोटी छोटी चीजों से शुरू किया करो, है ना। आप लोग को एमसीक्यू जब भी सॉल्व करने होते हैं अपने कंसेप्ट्स पे जाना है पहले, ये किस में आता है, ऐसी चीजें आपको पेपर में बहुत आएंगी, तो ध्यान रखना, ठीक है। यू कैन बी आस्क्ड द फ्लोरल फार्मूला, यू कैन बी आस्क्ड द एस्टिवेशन, द करेक्ट एस्टिवेशन दैट मैचेस फॉर अ फैमिली सोलेनेसी, लेट्स से, ठीक है। और आपको 4 यहाँ पे एस्टिवेशंस ड्रॉ करके दे दी, सोलेनेसी फैमिली की कौन सी है एस्टिवेशन? उनमें से एक ही होगी ना, सारी तो होंगी नहीं, ठीक है। फॉर द वर्ल ऑफ केलेक्स या वर्ल ऑफ करोला सेम ही है, दोनों की वेलवेट है ना, केलेक्स करोला सोलेनेसी में वेलवेट है, तो वो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक में ट्विस्टेड शो कर देंगे, इम्ब्रिगेट होगा, क्विनकंशियल होगा या एक्सिलरी होगा, एंड चौथा होगा वेलवेट। समझ गए मेरी बात? ठीक है, समथिंग लाइक दिस। व्हाई आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चंस काइंड बीच बीच में
in between, why I'm discussing these type of the questions in between, it is because you people are learning and learning and learning. You are not evaluating out yourself. ठीक है, आप अपनी ही evaluation नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, रट्टे मार रहे हो, that's it. वो गलत है. ठीक है, अपने आप को challenges भी दिया करो बीच बीच में ऐसे वाले. ठीक है, फ्रेंड्स मिलते हुए एक दूसरे से क्वेश्चनिंग कर लिया करो कि हाँ तूने ये चैप्टर पढ़ा, मुझे बता इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऐसे है ना. गेटिंग ओके. देन इज ये हो गया एस्टिमेशन. नाउ वी आर डन विद द नॉन एसेंशियल वर्ड्स. कमिंग टू द एसेंशियल वर्ड्स, उसमें हमारे पास पहले आता है एंड्रोशियम. सो व्हाट इज दैट एंड्रोशियम? सिंगल यूनिट कॉल्ड एज, इट इज स्टेमन, है ना. इट इज स्टेमन. The stamens that are the anthers, they can be arranged with respect to the petals first. जैसे आपने पेटूनिया में पढ़ा, that is, if they are attached, the stamens they are attached to the petals. The condition is called as, हाँ जी, if the stamens are attached to the petals, this is stamens attached to, corolla attached to the androecium. ये इसका symbol है. Symbol साथ साथ में रिवाइज करी जाओ. हाँ जी दिया, बोलो. Epipetalous. Yes, very good. That is epipetalous. This is epipetalous. ठीक है. If it is the stamens they are attached to the tepals, it is tepals के साथ जुड़े हों तो इसको बोलते हैं epitepalous या epiphyllous. ठीक है. Stamens attached with tepals, it is epitepalous. टेपल के साथ है, या एपिफिलस, लीफी स्ट्रक्चर्स जो डिफरेंशिएट नहीं हुए पेटल और सेपल में, तो इसके लिए लिख देते हैं एक टर्म एपिफिलस. ठीक है. ऐसे ही अब स्टेमन्स में स्ट्रक्चर है एंथर्स और फिलामेंट्स. स्टेमन का स्ट्रक्चर किस चीज का बना है? एंथर और फिलामेंट. अ सिंगल एंथर मोस्ट कॉमनली इट इज, व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड एज, व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस? हाँ जी, what type of an anther this is? Only Diya answers the questions. What others are doing? Anji Diya? Monodil plus. नहीं. Monodil plus. नहीं. Diplex plus. नहीं. चलो बंद करो. डाइटेपलस नहीं है ये, थिकस, थीका. थीका टर्म होती है लोब के लिए. ठीक है. थीका टर्म इज यूज्ड फॉर द लोब. अब कितने लोब्स हैं? 2. तो क्या यूज करेंगे टर्म? बायथिकस. ठीक है. सो दीज मोस्ट ऑफ द कॉमन द एंथर्स आर बायथिकस. इफ एन एंथर इज अ बायथिकस एंथर, हाउ मेनी pollen sac it is going to bear? One बायथिकस एंथर bears how many pollen sac? हाँ जी दिया जी. 2. One बायथिकस एंथर बच्चे. 2 in 1 थीका. 2 होते हैं एक थीका के अंदर, यानी एक लोब के अंदर 2 होते हैं, तो 2 लोब्स के अंदर कितने हो गए? 4, है ना. 1 थीका हैज 2 lobes. Oh, sorry, ये तो lobes है. 1 lobe has 2 pollen sac. 1 lobe has 2 pollen sac. So यहाँ पे जब बाइथिकस कंडीशन है यानी 2 lobes हैं, तो 2 lobes मतलब 2 into 2 4 pollen sac. ठीक है. So 4 pollen sac bearing the pollen grains in it, right? ये आपने एंजियोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल में भी पढ़ा हुआ है. 1 pollen grain carries how many male gametes? 1 pollen grain carries how many male gametes? हाँ जी. 1 pollen grain carries how many male gametes? Yes, Aditi. 1 second. हाँ जी Aditi. 2. 2. Yes, very good. So this is each pollen sac that has numerous of the pollen grains. ठीक है. इसके अंदर बहुत सारे pollen grains हैं और हर pollen grain के अंदर 2 मेल गेमीट प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. अब ये कैलकुलेशन आपने सारी ध्यान में रखनी है.
आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाइक if there are 200 of the ovules to be fertilized, how many pollen grains will be required? 200 ovules to be fertilized, how many pollen grains will be required? Okay, rest others. If 200 ovules are ready to be fertilized, how many pollen grains will be required? ये मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रही हूँ, मैं अपने माइंड से जो बन पा रहे हैं, अदरवाइज दीज क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन, आपको बहुत सारी बुक्स में से भी मिल जाएंगे ऐसे वाले कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस. बताओ, नो आंसर. ट्राई भी नहीं करते हो, एक बार ट्राई तो कर लिया करो. मैंने बोला 200 ovules are ready to be fertilized. How many pollen grains are required? We know that one ovule has, this is one ovule that has how many gametes? One female gamete. ठीक है. For the fusion of one female gamete, we require one male gamete. Okay. Fusion के लिए हमने कहा ना ready to be fertilized, right? और कितने pollen grain चाहिए? तो एक मेल गमीट चाहिए एक फीमेल गमीट की फ्यूजन के लिए. ठीक है. एक मेल गमीट जो आ रहा है वो पहले तो पॉलन ग्रेन 2 बनाता है, लेकिन हमें ये पता है कि सिंगल पॉलन ग्रेन जो है, इफ इट इज मेकिंग 2 मेल गमीट्स, बोथ आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन फर्टिलाइजेशन. वन इज इन्वॉल्व्ड इन फर्टिलाइजेशन, वन इज इन्वॉल्व्ड इन ट्रिपल फ्यूजन. किया ना हमने पेन. ठीक है. तो जब ये ट्रिपल फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन दोनों में इन्वॉल्व हैं, तो फिर हमें यानी एक पॉलन ग्रेन ही, एक मेल गमीट ही तो यूजफुल हुआ हमारा फर्टिलाइजेशन एक्ट में, है ना. तो वन पॉलन ग्रेन प्रोड्यूसिंग वन मेल गमीट विच इज फॉर फर्टिलाइजेशन. आई एम नॉट सेइंग कि कितने बनाए उसने टोटल. फर्टिलाइजेशन के लिए तो एक ही बना रहा है ना वो, दूसरा तो हमारा दूसरे प्रोसेस में जा रहा है. ठीक है. तो एक पॉलन ग्रेन से फर्टिलाइजेशन एक्ट के लिए एक ही मेल गमीट बन रहा है. तो यहाँ पे एक ही मेल गमीट चाहिए था एक के लिए. जब ओव्यूल्स हमारे 200 हैं तो अब कितने चाहिए? 200, है ना. सो 200 pollen grains are required. गेटिंग, है ना. कंसेप्ट समझना. ठीक है. अगर हमें बोलते हैं कि इफ देयर आर 200 of the male gametes, 200 of the pollen grains which are you can say pollinated for the act of fertilization, how many ovules will be involved? अब 200 pollen grains दे रहे हैं, 200 pollen grains दे रहे हैं, बच्चे लिखेंगे there will be 400 ovules which will be involved. क्यों? क्योंकि one pollen grain is producing 2 male gametes, but the 2 are not involved in fertilization. Only one of these is involved. ठीक है. सो एक फर्टिलाइजेशन करेगा, मतलब 200 pollen grain 200 ओव्यूल के साथ ही फर्टिलाइज करेंगे, 400 से नहीं. ठीक है. तो ऐसा कुछ, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ऐसा कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल द कंसेप्ट्स इन कैलकुलेशंस. ठीक है. क्लियर हुआ? वन लोब कैरिंग 2 pollen sac, ये सारे कंसेप्ट याद रखने. वन लोब कैरिंग 2 pollen sac, each pollen sac carrying numerous pollen grains, each pollen grain carrying 2 male gametes. The 2 male gametes, one involved in fertilization and other in triple fusion. ठीक है. Each ovule has single female gamete. ये लिखा ना हमने, one ovule carrying one female gamete only. ठीक है. सो ये आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें याद रखनी. ओके. हाँ जी, गेटिंग राइट. राइट. So this was the bitheccus and the monotheccus conditions. Bitheccus के लिए हमारा symbol क्या होता है? That is, we produce a symbol like we half it and then provide the bitheccus. 2 lobes provide करते हैं इस तरह से. ठीक है. That is for your floral diagram. But in the formula we can't write it is bitheccus or it is monotheccus. ठीक है. आपसे कुछ एक चीज ऐसी भी पूछी जा सकती है कि फ्लोरल फॉर्मूला में इनमें से कौन सी डिस्क्रिप्शन नहीं दी जा सकती. ठीक है. फॉलोइंग कोई डिस्क्रिप्शन लिख दी उन्होंने जो नहीं दी जा सकती, जैसे कि नेचर ऑफ एंथर, ये नहीं दिया जा सकता, है ना. अटैचमेंट ऑफ एंथर विद द स्टेमन, सॉरी फिलामेंट, ये भी नहीं दिया जा सकता. ठीक है. तो ये कुछ चीजें हैं हमारे पास जो हम लोग नहीं दे सकते हैं. राइट. क्लियर. सो दिस इज व्हाट द कंडीशंस फॉर द एंथर. क्लियर. दैट इज फॉर द स्टेमन. राइट. हाँ जी, क्लियर हुआ?
For the fused and free stamens, what are the conditions? Stamens may be fused, stamens may be free. आप लोगों ने फ्री ही किए हैं, स्टेमन्स फ्यूज नहीं किए हैं, बताओ। हाँ जी, फिर से दिया। हाँ जी दिया। एप्रोकार्पस। एपोकार्पस के नहीं आए हो? कार्पस तो हम टर्म यूज करेंगे कार्पल्स के लिए। हाँ जी, क्या टर्म यूज होती है? एनीवन? यस दिया, बोलो। यू हैव एन आइडिया? अंजलि। हाँ जी अंजलि बोलो। मैम पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस एंड दूसरा फ्यूजन के लिए? फ्यूजन के लिए फ्यूजन के लिए मैम मोनोडेल्फस। क्या? मोनोडल्फस? अच्छा, आपने ग्रुप्स में बता दी है, कोई नहीं। जब हम इसमें फ्री की बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक फ्री ही पढ़े हैं, सो इट इज पॉलीएंड्रस, एंडर टर्म, ठीक है, दैट इज यूज्ड फॉर एंथर्स, राइट? सो दिस इज पॉलीएंड्रस और सिनएंड्रस, ठीक है। सिनएंड्रस हो सकती है या पॉलीएंड्रस हो सकती है इफ इट इज फ्री एंड फ्यूज्ड, राइट? अगर वो फ्यूज होती है तो वो कुछ सेट बना देती, ग्रुप्स बना देती है, ठीक है। स्टेमेंस अगर फ्यूज हो जाएं तो ये ग्रुप्स बना देती हैं। वो ग्रुप्स क्या हैं? ग्रुप्स बन जाएंगे। ग्रुप्स रिलेटेड हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं, जो इसने बोला अंजलि ने अभी, दैट इज मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, ये कंडीशंस आ जाएंगी। एडल्फस कंडीशन जो है दैट इज यूज्ड फॉर द ग्रुप्स। If all the anthers, all the stamens, they join together forming a single group, it is called as monoadelphous. If they join forming the two groups, it is diadelphous. If they join to form many groups, it is polyadelphous. ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास एडल्फस कंडीशंस आएंगी। अब अगर एडल्फस कंडीशंस को हमें फॉर्मूला में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे पी प्लांट में होता है, फॉर पी प्लांट दैट इज रिटन एज 9+1, 9 यूनिट्स आर फ्यूज्ड, ठीक है। दो ग्रुप बन गए ना, प्लस डाल दिया तो मतलब दो ग्रुप बन गए, और इन दो में भी ये फ्यूज है, ये उसकी खासियत है। लेकिन ये फ्री भी हो सकते थे, 9 एक तरफ है सारे और एक अकेला दूसरी तरफ है। पी के फ्लावर में कभी आपने देखा होगा, तो इस तरह से इसका ये स्टेमन सॉरी कार्पल है, दिस इज हैविंग द फ्लैटेंड ओवरी ना, तो इस तरह से इसकी फ्लैटेंड पूरी पी के जैसी, मटर के जैसी ओवरी है, और यहाँ पे छोटा सा स्टिग्मा लगा हुआ है फॉर इट्स रिसीविंग स्टिग्मा एंड स्टाइल, ठीक है। तो ये पूरा मटर है, इस तरह से पूरा मटर का जैसा शेप जो है वो यहीं पे नजर आता है ओवरी में। इसके साथ क्या होता है? देयर इज वन एंथर एंड वन फिलामेंट ऑन वन साइड, ठीक है, एंड 9 अदर्स आर हियर, ठीक है। वो फ्यूज भी हो सकते थे, वो फ्री भी हो सकते हैं, नो वरीज, बट दे आर शोन इन द 2 ग्रुप्स, है ना। प्लस साइन बीच में जब भी आता है दैट रिप्रेजेंट्स द ग्रुप्स, ओके, मतलब कि इसके ग्रुप बने हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ स्टेमेंस की कंडीशंस ऐसे ही आई। आगे ओवरी वाला जो है दैट इज गाइनोशियम की कंडीशन। द सिंगल यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड एज, हाँ जी, कार्पल, है ना। तो कार्पल में भी, कार्पल्स जब फ्यूज्ड होते हैं तो इट इज फ्री होते हैं तो पॉलीकार्पिलरी, एंड जब फ्यूज होते हैं तो एपोकार्पस, ठीक है। सो दैट इज, this is the next, that is gynoecium. Gynoecium having the parts that is called as carpel. अब carpels जब जुड़ जाएंगी, ये carpels fused हो या free हो, वो हो गया कंडीशन। carpels जुड़ के यूनिट्स बनाती, ठीक है। अब ये फ्यूजन जो है वो शो होती है इन द ओवरी क्रॉस सेक्शंस। ओवरीज में जब भी क्रॉस सेक्शंस हम देखते हैं तो वहां पे ओवरी वॉल प्लस साथ में प्लेजेंटा अरेंजमेंट आएगा, प्लस ओव्यूल्स अरेंजमेंट आएगा, पर साथ में जो प्लेजेंटा अरेंजमेंट आता है, लेट्स से इट इज शोइंग दिस वे, ठीक है, ये इस तरह से कुछ हमें अरेंजमेंट शो करता है। सो इफ इट इज शोइंग दिस वे, this cross section, this ovary section that shows this was having 3 of the carpels which are fused together, है ना, 3 carpels थे। इसका मतलब क्या है कि ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है? 3 कार्पल्स होने की टर्म आ जाएगी हमारे पास,
ट्राई कार्पिलरी, 2 होंगे तो बाई कार्पिलरी, बहुत सारे होंगे तो पॉली कार्पिलरी। ठीक है, इसमें हम एक और चीज लिख सकते हैं, ओवरी बेसिस। ये तो वही कार्पल की टर्म ना, कि ऊपर से पूरा का पूरा कार्पल इतने सारे 3 है जो एंड तक फ्यूजन शो कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे और क्या बताते हैं, लोक्यूल्स कितने हैं ओवरी के अंदर, लोक्यूल्स कितने हैं 3। सो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, दिस इज ट्राई लोक्यूलर, राइट। All the parietal walls are extending towards inner side and where they meet, जहां पे भी ये मीट करी, there they bear up the placenta। ये प्लेजेंटा मिल गया इनको, जहां पे भी ये मीट करी वहां पे। ठीक है, अब जब प्लेजेंटा मिला तो इसने पैराइटल वॉल्स की फ्यूजन पे प्लेजेंटा बनाया, तो इसने एक प्लेजेंटेशन बना दी। कौन सी? इट इज एक्साइल प्लेजेंटेशन। प्लेजेंटेशंस भी हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। So this is showing exile presentation. This shows exile presentation. Presentation की types हैं, loculars में आप term use कर सकते हो, carpillaries में term use कर सकते हो, अलग अलग। ठीक है, and there they bear the ovules. So this is like the ovules which they are born over the placenta. ठीक है, so ये इस तरह से ovules जो भी fruit के अंदर हैं, ये इस तरह से ovules जो है वो नजर आएंगे। Getting? Anji? Okay, so this is the terms which can be further associated with the gynoecium. Another terms that are very, very important are the 3 terms on the basis of the position of the gynoecium part. Carpal की position with respect to the other whorls, that can be epigynous, that can be hypogynous, that can be perigynous. Hypogynous, that can be perigynous. Got it? है ना, 3 टर्म्स हमने ये भी यूज करी डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। एपिगाइनस क्या है? एपी मींस ऑल द वर्ल्स विल बी अबव द ओवरी। ठीक है, एपिगाइनस में क्या है, जो थैलेमस है वो इस तरह से कप शेप हो गया है, और ये इस तरह से इसमें थैलेमस एक्सपैंडेड, और ये हमारे पास फ्लावर का कुछ स्ट्रक्चर बन गया, ओवरी इसके अंदर फिट हो गई, और ये नीचे से इसमें स्टाइल और स्टिग्मा जो है वो बन गया। ओवरी नीचे प्लेस हो गई है ना, ये सारा नीचे ओवरी आ गया। ऑल द वर्ल्स, अदर वर्ल्स, दे आर बोर्न अबव दिस लेवल। कितना ऊपर हो गया ना, ओवरी नीचे है, बाकी सारे वर्ल्स ऊपर से आ रहे हैं। ये इसका पेटल्स आ गया, ये इसके सेपल्स आ गए, ये ऐसा फ्लावर। समझ गए? ठीक है, सो दिस इज एपिगाइनस। हाइपो मींस विद रिस्पेक्ट टू द अदर वर्ल्स हम कह रहे हैं ना, तो हाइपो मींस दिस विल बी अबव ऑल ओवरी। गाइनस मींस गाइनोशियम, गाइनोशियम इज गोइंग टू बी अबव ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपोगाइनस में दिस इज लेट्स से द थैलेमस। ठीक है, इट राइजेस हाई अबव एंड फॉर्म्स द, ये यहाँ पे इसने एक्सपैंडेड फॉर्म में इस तरह से अपना थैलेमस दे दिया, और यहाँ सबसे ऊपर ये प्लेस हो गई, इसकी स्टिग्मा स्टाइल हो गई। ठीक है, और बाकी वर्ल्स कहाँ हैं? वो सारे वर्ल्स नीचे से अराइज हो रहे हैं, अलग से नीचे से। ये इसके पेटल्स अराइज हो गए, यहाँ से इसके सेपल्स आ गए, और ये इसके एंड्रोशियम गाइनोशियम आ गए, तो ये हाइपोगाइनस हो गया है ना। ऑल द वर्ल्स आर डाउन बीनीथ देन द कार्पल। कार्पल का लेवल देखो ये रहा है ना, एंथर्स का ये रहा, पेटल्स का ये रहा, सेपल्स का ये रहा, सारी लाइंस नीचे हैं, तो ये कौन सा है? हाइपोगाइनस। आपको ये तीनों फ्लावर डायग्राम बना के पूछ सकते हैं कि इनके लेवल सही से बताओ, है ना, या मैच बताओ कि ये ABC फ्लावर जो है उसकी कंडीशन क्या है, और साथ में एग्जाम्पल क्या है। मैच द फॉलोइंग हो गया है ना, कुछ ऐसे वाले क्वेश्चंस। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, लेकिन द थिंग इज यू शुड बी हैविंग द फुल फ्लेज्ड आइडिया ऑफ ऑल द कंसेप्ट्स। अब यहाँ क्या है, दिस इज हैविंग द फ्लैटेंड थैलेमस सो दैट ऑल आर बोर्न ओवर द सेम लेवल। पेरिगाइनस मींस सारे एक ही लेवल पे अराइज हो रहे हैं। अब आप पेटल सेपल सबका लेवल देखोगे तो दे आर ऑल बोर्न एट द सेम लेवल, दैट इज पेरिगाइनस। ठीक है, इसके नेक्स्ट है फ्रूट और सीड, वो हमने नहीं करना है। प्लस उसके बाद है हमारा फ्लोरल फॉर्मूला एंड डायग्राम एंड द फैमिली। Family as such I have not discussed separately, but I have shown you in the laboratory also. We have discussed there also, and this is the conditions I have already explained in video. ठीक है, तो according to me the revision part is also this done,
And if you still have any questions, you can ask me on Monday. And then we will be starting with the revision of animal tissues. Okay, right?